हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट्स के अंदर यानी पार्ट 9, 10, 11 इन पार्ट्स के अंदर हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात की। आगे भी हम अगले वाले पार्ट्स में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस की बात करेंगे। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ अगर हम कुछ प्रीपोजिशंस लिख दें, यानी हमारे यहाँ पर कौन से वर्ड हमने चूज किए, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अगर इसके साथ हम कुछ सर्टेन वर्ड्स लिख देते हैं, देखिए वर्ब के आगे प्रीपोजिशन लगाने से एक फ्रेजल वर्ब भी होता है। इसको लेकर मैंने अलग से जो आपका चैप्टर है फ्रेजल वर्ब, उसको डील करेंगे। वहां पर हम फ्रेजल वर्ब को वोकैब का पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो उसको हम वोकैब में डील करेंगे, वोकैबलरी का पार्ट उसको वोकैबलरी की पार्ट को डील करेंगे, क्योंकि उसको याद करने का तरीका होता है। जैसे हम साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और बाकी के दूसरे जो वोकैबलरी है उनको पढ़ते हैं, राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स को भी हमें याद करना रहता है, क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड होता है, राइट। तो लेकिन जब भी हम नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन से लगा देते हैं, अब प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, यानी यहाँ पर कोई नाउन आएगा दूसरा जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह पे काम करेगा। देखिए, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन आने की वजह से क्या हो जाता है कि हर एक प्रीपोजिशन का एक मीनिंग बन जाता है उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ। अगर नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आया, उसका मीनिंग फिक्स्ड हो जाएगा कि वो किस बारे में बात करेगा। लेकिन वहीं मैंने अगर प्रीपोजिशन बदल दिया तो उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ उस प्रीपोजिशन का मीनिंग भी बदल जाता है। सेम एज ऐसे ही एडजेक्टिव में होता है और ऐसे ही वर्ब में होता है। तो इसीलिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रीपोजिशन जिस भी वर्ड के साथ आता है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक मीनिंग होता है। अगर आपने वहां पर प्रीपोजिशन गलत यूज करा तो यानी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है 5, नाउन को लेकर हम बात कर रहे थे। नाउन के साथ प्रीपोजिशंस पढ़े, नाउन के साथ अगर हम सिचुएशन में बदलते हैं तो प्रीपोजिशंस में क्या चेंज आता है, हमने ये भी डिस्कस किया। अब नाउन्स में अगर हम चेंज कर दें, राइट, चेंजिंग मीनिंग विद प्रीपोजिशंस, अगर आप मीनिंग को चेंज करोगे किस तरीके से, प्रीपोजिशंस लगा के, यानी अगर आपने प्रीपोजिशन बदल दिया तो मीनिंग भी बदल जाएगा। अब एक वर्ड ही तो है सेम, अकाउंट। अगर अकाउंट के साथ आप फोर लगा दो, या अकाउंट के साथ आपने दूसरा प्रीपोजिशन लगा दिया, तो अकाउंट फोर का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, और वहीं अकाउंट टू का मतलब होता है किसी को आंसर करना। तो दोनों में मीनिंग बदल गया, कैसे कि हमने प्रीपोजिशन दोनों के चेंज कर दिए। तो अगर आप चेंज करोगे प्रीपोजिशन तो मीनिंग बदल जाएगा। अब ये मीनिंग कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अब यहाँ पर बात होती है हमारे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट की। अगर आपको पता है कि सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर रहता है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगा है या फिर यहाँ पर आपसे आंसर बोला गया है कि यू आर आंसरेबल टू दिस, राइट। तो वहां पर आपको मीनिंग बताना होता है, वहां पर उसका अर्थ बताना होता है कि यहाँ पर फोर आएगा या फिर यहाँ पर टू आएगा। तो इस तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा जब भी हम ऐसे क्वेश्चन, प्रीपोजिशन जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं और जब भी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो पहला वर्ड आता है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन, जैसे कि यू कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस यस्टरडे, तो अब इसका मतलब है कि कैन यू अकाउंट फॉर का मतलब है कि क्या आप अपनी जो यस्टरडे आप एब्सेंट थे, यानी जब आप कल अनुपस्थित थे, तो अनुपस्थिति को एक्सप्लेन करेंगे, यानी आप बता सकते हैं कि आप क्यों एब्सेंट थे। तो यहाँ पर रीजन मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है, किसका? एब्सेंस का। तो क्या यहाँ पर आंसर यहाँ तो इसीलिए क्या ये देखिए, एक होता है आंसरेबल टू, यानी आप किसी के आंसर करने के लायक या उत्तरदायी हो किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर उत्तरदायी मांगा गया या आंसर या एक्सप्लेन मांगा गया, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगा गया, राइट। जैसे होता है अकाउंट टू, यानी आंसर टू समवन, ही हैज टू गिव एन अकाउंट टू हिज बॉस, यानी वो आंसर किसको करेगा? वो अपने बॉस को आंसरेबल होगा, यानी उसने अपने बॉस को आंसर किया, राइट। नेक्स्ट वर्ड एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है बेनिफिट फ्रॉम, और एडवांटेज ओवर, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज से बेनिफिट लेना, जैसे ही टुक एडवांटेज ऑफ द सेल्स। एडवांटेज ओवर का मतलब होता है सुपीरियोरिटी, यानी एक के ऊपर दूसरा हावी जब हो जाता है, सुपीरियोरिटी की बात करता है। अपील टू का मतलब होता है अट्रैक्ट और इंटरेस्ट, और अपील अगेंस्ट का मतलब होता है जब आप किसी डिसीजन को चैलेंज करते हो, राइट। नेक्स्ट बिलीव इन। बिलीव इन, अब देखिए बार बार इसको रिपीट क्यों किया जा रहा है,
हर बार अलग सिनेरियो से आपके पास यही सेम वर्ड्स क्यों लाए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपसे, एरर्स के अंदर आ जाता है। तो एरर्स के अंदर देखिए किसकी प्रॉब्लम होगी, अगर बिलीव मैंने लिख दिया बिलीव विद, राइट, या बिलीव ऑफ लिख दिया, अब उसके बाद पूरा सेंटेंस मैंने ठीक लिख दिया, तो अब आप एरर कैसे फाइंड करोगे? आप एरर तभी तो फाइंड कर पाओगे जब आपको पता है कि बिलीव इन का मतलब क्या होगा, बिलीव ऑफ का मतलब क्या होगा। तो इसीलिए ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि बिलीव इन की बात आती है तो यानी हैव कॉन्फिडेंस इन, यानी या फिर फेथ इन, राइट। सो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन हिज एबिलिटीज, तो मैं उसकी जो एबिलिटीज है उस पर भरोसा रखता हूँ, राइट, हैव कॉन्फिडेंस इन। बिलीव अबाउट का मतलब क्या होता है, ओपिनियन ऑन समथिंग, किसी चीज को लेकर अपना ओपिनियन देना, राइट, अपनी राय रखना। जैसे हर बिलीव्स अबाउट क्लाइमेट चेंज आर स्ट्रॉन्ग, तो जो उसके ओपिनियंस है, जो उसकी राय है क्लाइमेट चेंज को लेके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। केयर फॉर का मतलब होता है लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना, और केयर अबाउट का होता है कि किसी चीज के लिए कंसर्न होना, राइट, चिंतित रहना। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं केयर फॉर को लेके, शी केयर्स फॉर हर यंगर ब्रदर, यू केयर फॉर योर पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स की देखभाल करते हो, राइट। और केयर अबाउट, सो यू आर केयर अबाउट योर पेरेंट्स हेल्थ, तो आप क्या करते हो, आप कंसर्न हो अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेके। डू यू केयर अबाउट द एनवायरमेंट, क्या आप कंसर्न हो एनवायरमेंट को लेके? तो जब भी आप कंसर्न की बात करोगे, चिंतन की बात करोगे, राइट, चिंतित बताओगे कि हाँ मेरे को इसके लिए, राइट, चिंता है कि कैसे चीजें होंगी, तो तब आप केयर अबाउट लिखोगे। लेकिन जब आप देखभाल की बात करोगे तो केयर फॉर की बात करोगे। चार्ज फॉर का मतलब होता है आस्क अ प्राइस फॉर, यानी जैसे अगर आप बोलते हैं कि मान लीजिए आप कहीं मूवी देखने गए, आप स्टेडियम में कोई स्पोर्ट्स देखने गए, तो आप देखते हैं ना कि एक टिकट का कितना चार्ज किया है, तो जब चार्ज फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर अ प्राइस। या फिर आप किसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात पूछ रहे हो, या फिर आप किसी राइट सर्विस के चार्ज की बात कर रहे हो कि आपने सिस्टम यानी कंप्यूटर या मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक इंजीनियर आके उसको ठीक कर गया, तो वहां पर बोलोगे कि आपकी सर्विस का कितना चार्ज हो। तो जब भी आप आस्क करोगे प्राइस के लिए तो आप यूज करोगे चार्ज फॉर। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस चार्ज फॉर और चार्ज विद। चार्ज विद के साथ क्या हो जाता है, आप एक्यूज, राइट, आरोपित बता दिए जाओगे कि उसके ऊपर किसके ऊपर, उसके ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं, चोरी के आरोप लगे हुए हैं उसके ऊपर, राइट। जैसे ही वाज चार्ज विद थेफ्ट, यानी उसको किसके लिए चार्ज किया गया था, चोरी के लिए किया गया था। तो बहुत डिफरेंस है, एक जगह आप पैसे की प्राइस पूछ रहे हो, आप एक जगह प्रोडक्ट का प्राइस पूछ रहे हो, और दूसरी जगह आपको एक्यूज बनाया जा रहा है, राइट। तो थोड़ा संभल के यूज करना है हमें प्रीपोजिशन। जैसे हाउ मच डू यू दे चार्ज, हाउ मच डू दे चार्ज फॉर अ टिकट, तो उन्होंने टिकट के लिए कितना चार्ज किया। तो अब आप यहाँ पर जब आंसर करोगे ना, तो आप बताओगे 100 रुपीज, 200 रुपीज, तो आप प्राइस बताओगे, राइट। अब देखिए दूसरा जो सिनेरियो होता है चार्ज विद, इसका मतलब होता है एक्यूज ऑफ। जैसे ही वाज चार्ज विद थेफ्ट, तो उसको किसके लिए चार्ज किया गया, थेफ्ट, यानी उसको चोरी के लिए एक्यूज किया गया, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। कंसर्न फॉर का मतलब होता है वरी अबाउट, चिंतित करना, राइट। जैसे शी एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, तो उसने अपना कंसर्न कि वो चिंता करती है एनवायरमेंट को लेके, तो अपना उसने कंसर्न जो है एक्सप्रेस किया था किसको लेकर, एनवायरमेंट को लेके। कंसर्न विद का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, यानी इन्वॉल्व इन। जैसे ही इज नॉट कंसर्न विद द डिटेल्स, यानी ही इज नॉट इन्वॉल्व विद द डिटेल्स, तो वो डिटेल्स में नहीं जा रहा है। तो कंसर्न विद की बात होती है इन्वॉल्वमेंट को लेकर, राइट। कंट्रोल ओवर का मतलब होता है डोमिनेंस करना, राइट, सुपीरियोरिटी दिखाना। जैसे ही हैज अ फुल कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, तो उसका पूरा कंट्रोल है ओवर का प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन अगर कंट्रोल ऑफ की बात करोगे ना, तो इसका मतलब होता है इन चार्ज ऑफ। इन चार्ज ऑफ का मतलब होता है कि जब आप किसी पोजीशन पे होते हो, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे होते हो, किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हो, हेड होते हो, तब आप लिखते हैं कि कंट्रोल ऑफ या इंचार्ज ऑफ। जैसे ही टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, तो उसने सिचुएशन को इंचार्ज अपने अंदर ले लिया, इंचार्ज कर लिया, राइट। तो अब जो भी उस सिचुएशन से रिलेटेड डिसीजन होंगे, तो वो कौन लेगा, वो जिसने उसको इंचार्ज कर रहा है या फिर जिसने उसका कंट्रोल लिया है। क्रेडिट फॉर का मतलब होता है प्रेज फॉर। जैसे शी रिसीव्ड क्रेडिट फॉर हर वर्क, तो उसने, अब देखिए प्रेज फॉर का मतलब होता है जिसको तारीफ की जाती है। जैसे उसको, उसने तारीफें उसकी हुई किस बात को लेकर, उसके काम को लेकर, उसके काम को लेकर उसको क्रेडिट दिया, उसको प्रेज किया, राइट। क्रेडिट विद का मतलब होता है एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन, तो हम क्रेडिट देते हैं ना, ही इज क्रेडिट विद द इनविटेशन, राइट। क्योर फॉर का मतलब होता है रेमेडी फॉर अ डिजीज, इज देयर अ क्योर फॉर दिस डिजीज। तो अब रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है, इलाज,
राइट कि हम जब बात करते हैं इलाज को लेके, रेमेडी को लेके, तो इज देयर अ क्योर फॉर दिस डिजीज, यानी क्या कोई इलाज है इस डिजीज का? अगर क्योर ऑफ हो जाए, यानी प्रोसेस ऑफ क्योरिंग समथिंग, किसी को ठीक करने का प्रोसेस, जैसे द क्योर ऑफ मीट टेक सेवरल डेज, राइट? तो प्रोसेस ऑफ करिंग समथिंग, यानी जैसा द क्योर ऑफ मीट टेक सेवरल डेज। नाउ डिजायर फॉर का मतलब होता है वांटिंग समथिंग, किसी चीज को चाहना। ही इज अ डिजायर फॉर सक्सेस, तो वो सक्सेस को चाहता है, राइट? और डिजायर टू का मतलब होता है वांट टू डू समथिंग, किसी चीज को करना। जैसे अब मान लीजिए आपको किसी की चाहत है, राइट? आप चाहते हो वो अचीव करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ डिजायर to clear the desire for clearing the exam, right? तो for exam he has a desire for exam, he has a desire for a job, तो you want the job, तो आप वो जॉब चाहते हो, राइट? तो उसके लिए आपकी क्या है? डिजायर। अब डिजायर टू हो गया वांट टू डू समथिंग, आप कुछ करना चाहते हो, जैसे अब करने में क्या हो सकता है? आप एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हो, ही हैज अ डिजायर टू हाइकिंग, तो हाइकिंग करने का डिजायर है। ही हैज अ डिजायर टू ट्रैवलिंग, ही हैज अ डिजायर टू के बाद आपके लिख सकते टू हाइक हो सकता है, टू ट्रैवल हो सकता है, टू माउंटेनिंग हो सकता है, तो उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? तो आपका जो डिजायर है करना चाहते हो, और एक होता है जो आप चाहते हो, तो इसमें मटेरियल हो सकता है, राइट? और यहाँ पर क्या हो सकता है कि व्हाट यू वांट टू डू। अब एक्सपीरियंस इनका मतलब होता है हैविंग नॉलेज इन, किसी की जानकारी रखना, राइट? ही हैज एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, और या फिर इसको बोल सकते हैं स्किल्स इन, इसको हम लिख सकते हैं स्किल्स इन, राइट? तो ही हैज एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग का मतलब क्या है कि उसकी बहुत ज्यादा स्किल्स है, किसको लेकर? मार्केटिंग को लेकर। एक्सपीरियंस ऑफ का मतलब होता है हैविंग अंडरगोन समथिंग, कुछ आपने ऐसा महसूस किया है, राइट? जैसे एक्सपीरियंस करते हैं ना आप, कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करते हो आप, राइट? और कहीं बाहर ट्रैवलिंग करने जाते हो, कहीं बाहर घूम के आते हो, तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो उस टाइम एक्सपीरियंस इन नहीं लिखा जाएगा, उस समय लिखा जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ। जैसे इट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम, राइट? विजिटिंग डेजर्ट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, तो राइट जो डेजर्ट में विजिट किया था वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। अब इस तरीके से लिख सकते हैं विजिटिंग माउंटेन्स या हिली रीजन was a great experience of my life, तो माउंटेन्स पे जाना, तो इस तरीके से जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है तो उसके साथ एक्सपीरियंस ऑफ आएगा, एक्सपीरियंस इन नहीं आएगा, राइट? जब आप मनोरंजक चीजें जो एक्सपीरियंस लेते हो, अनुभव करते हो। फियर ऑफ का मतलब होता है स्केयर्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज से डरना। ही हैज अ फियर ऑफ स्पाइडर्स। फियर फॉर का मतलब होता है वरीड अबाउट समवन और समथिंग, किसी के लिए चिंता करना। आई फियर फॉर हिज सेफ्टी, राइट? आई फेयर फॉर माई एग्जाम, तो मैं अपनी एग्जाम की चिंता कर रहा हूँ, तो उस अगर आपको चिंता होगी तो यू आर डूइंग हार्ड वर्क, तो आप हार्ड वर्क करोगे, राइट? या फिर आप कर रहे हो, अगर आप चिंतित करते हो तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, राइट? सो गिफ्ट फॉर का मतलब हो गया टैलेंट फॉर, जैसे शी हैज अ गिफ्ट फॉर म्यूजिक, राइट? तो उसका टैलेंट मिला है उसको, किसका? म्यूजिक का। गिफ्ट फ्रॉम का मतलब होता है रिसीव फ्रॉम समवन, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ग्रेटिट्यूड फॉर का मतलब होता है थैंकफुल फॉर समथिंग, और ग्रेटिट्यूड का टू मतलब होता है थैंकफुल टू समवन। तो जब ग्रेटिट्यूड के बाद आप फॉर लिखोगे ना, समथिंग में क्या लिख सकते हो कि उसने किस तरीके से हेल्प करी, जैसे आप उसकी हेल्प बता सकते हो, उसके थॉट्स बता सकते हो, जैसे ही एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द आइडिया, he express gratitude for the help, he express gratitude for the, अब कुछ मटेरियल हो सकता है, for the money, right? for the financial help। तो इस तरीके से जब भी आप समथिंग की बात करोगे तो ग्रेटिट्यूड फॉर आएगा, राइट? तो ये चीजें आपको मैं यहाँ और लिख देता हूँ। ग्रेटिट्यूड के बाद अगर आपने फॉर लिखा तो आप थिंग से रिलेटेड बात करोगे, यानी समथिंग, तो यहाँ लिख देंगे समथिंग, राइट? समथिंग। अगर आप ग्रेटिट्यूड की टू की बात करोगे, राइट, तो यहां पर क्या लिखोगे? समवन। तो आप यहां पर पर्सन की बात करोगे, उसको आप शुक्रिया अदा करोगे, राइट? नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनका मतलब होता है क्यूरियोसिटी इन अ टॉपिक, किसी बात में रुचि लेना। जैसे ही हैज इंटरेस्ट इन आर्ट्स, तो उसकी रुचि किस में है? आर्ट्स में। इंटरेस्ट ऑन का मतलब होता है फाइनेंशियली चार्ज करना या फिर ऑन बोरोड मनी, तो जैसे आपने कोई पैसा उधारी पे लिया तो उसके ऊपर, जैसे कर्ज पे जब आप पैसा लेते हो तो उसके ऊपर और कर्ज बढ़ता जाता है, राइट? जिसको हिंदी में बोला जाता है ब्याज, राइट? ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन की बात करोगे तो यानी फाइनेंशियली चार्ज की बात करोगे, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन द लोन डू आई ओ, राइट? नाउ लैक ऑफ का मतलब होता है
एब्सेंस ऑफ समथिंग, और लैकिंग का मतलब होता है मिसिंग क्वालिटीज। लव फॉर अफेक्शन टुवर्ड्स, लव ऑफ का मतलब होता है लाइकिंग फॉर समथिंग। नीड फॉर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग, और नीड ऑफ का मतलब होता है इन वांट ऑफ समथिंग, राइट। पैशन फॉर इंटरेस्ट इन, और पैशन अबाउट का मतलब होता है फील स्ट्रांगली अबाउट, राइट। प्रोटेक्शन फ्रॉम यानी शील्ड अगेंस्ट, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट का मतलब होता है डिफेंस अगेंस्ट। रीजन फॉर, कॉज फॉर समथिंग, और रीजन टू का मतलब जस्टिफिकेशन टू डू समथिंग। तो ये हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी अच्छे से डिस्कस करा है। तो इनको आपको याद रखना है कि फोर कहाँ पर आएगा, ऑफ कहाँ आएगा। रिस्पेक्ट फॉर का मतलब होता है एडमायरेशन फॉर समथिंग और समवन, और रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ, यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट आई विल हैंडल इट, इन रिस्पेक्ट ऑफ गेम या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग आई विल प्रैक्टिस हार्ड, राइट। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ। सर्च फॉर का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड आउट, किसी चीज को ढूंढना या किसी व्यक्ति को ढूंढना। और सर्च ऑफ का मतलब होता है एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग अ प्लेस, किसी एक प्लेस को छानबीन करना, राइट। टेस्ट फॉर का मतलब होता है लाइकिंग, किसी चीज को पसंद करना, और टेस्ट ऑफ का मतलब होता है एक्सपीरियंस लेना, अनुभव करना। ट्रस्ट इन का मतलब होता है किसी पे भरोसा रखना, फेथ इन, बिलीव इन, और ट्रस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना। यूज ऑफ का मतलब यूटिलाइजिंग समथिंग, और यूज फॉर का मतलब होता है पर्पस ऑफ समथिंग, राइट। वैल्यू ऑफ, वैल्यू इन। तो ये जो सारे वर्ड्स है इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है नाउन फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। अब एडजेक्टिव के साथ अगर हमारे प्रीपोजिशंस आते हैं, राइट, उनका मीनिंग क्या होगा। देखिए नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, जो वर्ड्स पॉसिबली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने कवर किए, लेकिन अब इसके बाद हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे इन सब के ऊपर। जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहां दोबारा इसको सीखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे, वहां फिर इसको सीखेंगे, और पीवाईक्यूज तो बहुत ज्यादा है, प्रीपोजिशंस को लेके तो बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो पीवाईक्यूज को हम अच्छे से डील करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एरर में आते हैं, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, रिप्लेसमेंट में आते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपको बता दिया जाएगा ये 4 लिखा है, तो क्या यहाँ 2 आ सकता है, बाई आ सकता है, ऑन आ सकता है, या फिर नो रिप्लेसमेंट हो सकता है, यानी 4 ठीक है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरीके से यानी कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन हर बार एग्जामिनर का क्या है, तरीका बदल गया है। जो आपसे परीक्षा आपकी आ रही है, या जो परीक्षा की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसका पैटर्न बदल जाएगा। कभी वो एरर में पूछ सकता है, कभी वो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों में पूछ सकता है, और कभी आपको रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। अब देखिए, अब नाउन की बात हो गई थी, अब बात होती है एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव क्या होता है, पहले हम इसको लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको दोबारा ये रिवाइज करा देता हूँ। एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, राइट। क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को। यानी अब एडजेक्टिव हो गया, अब उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ गया, देन उसके बाद नाउन आ गया। तो यानी ये जो प्रीपोजिशन के साथ आया है ये किसी ना किसी को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, या कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब कॉम्प्लीमेंट को समझिए कैसे होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट को मैं बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, नाउन का होगा। जैसे सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद मैंने लिंकिंग वर्ब लिखी, ध्यान से रखिएगा लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ये ऐसी वर्ब नहीं है जिसके ऊपर आप एक्शन किया और वो एक्शन को ट्रांसफर कर दिया गया। नॉन ट्रांसफरेबल वर्ब होती हैं, यानी ये एक्शन को ट्रांसफर नहीं कर पाती हैं। या तो ये स्टेट की बात करेंगी, या ये सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगी। जैसे ही इज अ डॉक्टर, अब यहां पर मैंने लिख दिया ही इज अ डॉक्टर। अब क्या कर रहा है ये इज क्या कर रहा है, इज इसको बता रहा है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वह कौन है, वह डॉक्टर है। तो जो ये डॉक्टर आया है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, नाउन, और ये नाउन है। डॉक्टर तो नाउन होता है, और ए इसके लिए इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो यहाँ पर ये नाउन जो है ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कि ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये व्यक्ति है, जो ये पर्सन है, ये डॉक्टर है, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब जैसे अब यहां पर हो जाएगा ही इज स्मार्ट, अब आपने लिख दिया वह स्मार्ट है। ये क्या है, ही इज स्मार्ट, तो यानी आपने अब उसकी विशेषता बता दी कि वह कैसा है, वो स्मार्ट है, वो बहुत तेज है।
ही इज वेरी फास्ट, वो बहुत तेज हो सकता है, राइट, ही इज वेरी स्लो, ही इज एवरेज। तो आप इस तरीके से बता रहे हो, यानी अब आपने उसको क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या यूज करा, एक एडजेक्टिव करा। तो एडजेक्टिव यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है, वो ही के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो इसको हम तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वो सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन। नाउन का कॉम्प्लीमेंट भी करता है और नाउन को क्वालिफाई करता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद कौन आ सकता है, लिंकिंग वर्ब के साथ हमारे एडजेक्टिव आ सकते हैं जो इसको क्वालिफाई करेंगे। और जो नाउन आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में एक्सटेंडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, आगे की बात बताते हैं कि वो डॉक्टर है, वो साइंटिस्ट है, वो क्या है, ये हमारे नाउन बताएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे एडजेक्टिव का यूज होता है। अब मान लो इसी एडजेक्टिव के साथ मैंने कोई प्रीपोजिशन लगा दिया। अब प्रीपोजिशन लगाने के बाद उस एडजेक्टिव का मीनिंग ही बदल जाए तो फिर क्या होगा, यही हमें डिस्कस करना है। अगर मैंने कोई एडजेक्टिव के बाद मैंने कोई प्रीपोजिशन लगा दिया, मान लो एडजेक्टिव के बाद ए प्रीपोजिशन लगा दिया और यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ कोई बी प्रीपोजिशन लगा दिया, ये कोई भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं, इसका मीनिंग हो गया सी और इसका मीनिंग हो गया डी, तो दोनों की मीनिंग बदल गए। यहाँ पर एडजेक्टिव का मीनिंग कुछ और था, इनके प्रीपोजिशन लगती, इनके मीनिंग बदल गए। तो प्रीपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपका जो मूल शब्द है यानी जो मेन वर्ड है उसके मीनिंग को बदल देता है। तो इस तरीके से हमें इन छोटी बातों का ध्यान रखना है जब हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। एब्सेंट फ्रॉम का मतलब होता है नॉट प्रेजेंट, उपस्थित ना होना। जैसे ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, तो वॉज क्या है, वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, तो वो बता रहे कि वो मीटिंग से एब्सेंट था। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, तो एब्सेंट फ्रॉम आ गया, ये देखिए एडजेक्टिव आ गया। अब यहाँ पर जो फ्रॉम प्रीपोजिशन आया ना और जो द मीटिंग है, ये द मीटिंग नाउन है और मीटिंग में भी मीटिंग नाउन है, द नहीं नाउन है, मीटिंग नाउन है। द क्या है, ये हमारा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। तो ये जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उन्हें पता है किस मीटिंग की बात हो रही है, तो द तब यूज किया जाता है जब आपको क्लियर रहता है कि आप किस किस सिनेरियो की बात कर रहे हो, राइट। अब फ्रॉम क्या होगी, प्रीपोजिशन, लेकिन ये एडजेक्टिव के साथ आया है कि ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम, तो यानी ये इसका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, राइट, कि वो प्रेजेंट नहीं था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज अकस्टम टू। तो जो यहाँ पर वर्ड दिख रहा है ना आपको, अकस्टम टू, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, यानी ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट वर्डों में से एक वर्ड हो सकता है, क्योंकि ये हर सेकंड दूसरे साल पे या हर साल रिपीट होके पूछ लिया जाता है। कभी एरर में पूछ लेंगे, कभी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, देखिए अकस्टम टू का मतलब होता है यूज्ड टू। जब आप किसी चीज से यूज्ड टू हो जाते हो, आपको पता रहता है उसके बारे में। जैसे शी इज अकस्टम टू द नॉइस, तो वो नॉइस के साथ यूज्ड टू हो गई है, यानी अब उसे पता है इस नॉइस कहाँ है क्या है, तो अब उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे शी इज अकस्टम्ड टू दी कंप्यूटर सिस्टम, अब वो उस कंप्यूटर सिस्टम से यूज्ड टू हो गई है, अब उसे प्रॉब्लम नहीं होती है कंप्यूटर यूज करने में, राइट। तो यूज्ड टू, अकस्टम टू का मतलब होता है यूज्ड टू, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब नाउ नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज एक्यूरेट इन। एक्यूरेट इन का मतलब होता है करेक्ट इन डिटेल्स। तो जैसे मान लीजिए, जैसे ही इज एक्यूरेट इन हिज कैलकुलेशन, तो वो अपनी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा एक्यूरेट है, यानी उसकी कैलकुलेशन की जो डिटेल्स है या जो आंसर है वो बिल्कुल सही आता है। तो एक्यूरेट इन का मतलब होता है करेक्ट इन डिटेल्स। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है स्केयर्ड, डर जाना। चिल्ड्रन आर ऑफन स्केयर्ड ऑफ द डार्क, तो चिल्ड्रन क्या होता है, कभी कभार। देखिए ऑफन का मतलब होता है जनरली तौर पे अंधेरे से डर जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की बात करी गई है। एंग्री विद और एंग्री एट, अब देखिए दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। एंग्री विद कब यूज करा जाता है, पहले मैं आपको यहाँ पर अलग कर देता हूँ। एंग्री विद, तो जब भी आप एंग्री विद की बात करोगे, मैं आपको बता देता हूँ ये जो वर्ड है ना एंग्री, ये इतना ज्यादा पीवाईक्यूज में पूछा गया है, राइट। ये हर आपको 10-15 क्वेश्चंस के बाद एंग्री दोबारा देखने को मिल जाएगा, तो याद रख लेना, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप एंग्री विद की बात करते हो, तो विद के साथ जब भी आप वर्ड लिखोगे ना, तो यहाँ पर पर्सन की बात करोगे, एंग्री विद प्लस पर्सन, यानी जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हो या उस पर गुस्सा होते हो, तो एंग्री विद पर्सन, आई एम एंग्री विद यू, ही इज एंग्री विद मी। तो इस तरीके से जब आप पर्सन की बात करते हो तो यहाँ पर आएगा विद। जब आप किसी समथिंग की बात करते हो, राइट, किसी एक्शन को लेके, किसी आइडिया को लेके, किसी थॉट को लेके
आपको कोई गुस्सा आया, तो जब आप लिखोगे एंग्री एट समथिंग, राइट, ही इज एंग्री एट हिज एक्शन, तो वो उसके एक्शन के ऊपर गुस्सा था, राइट। तो इस तरीके से जब भी आप समथिंग की बात करोगे तो आप एट लगाओगे। एंग्री के साथ ऑन नहीं आता है, याद रखना, एंग्री ऑन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर आपकी आदत है एंग्री ऑन बोलने की, जो बहुत गलत आदत है, इसको बदल दीजिए, क्योंकि एंग्री के साथ एट आएगा या विद आएगा। विद आएगा तो पर्सन की बात होगी, एट आएगा तो समथिंग की बात होगी, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शी इज एंग्री, अब यहाँ पर विद आया क्योंकि यहाँ पर हिम को लेके बात हो रही है। अब हिम का मतलब समझ लीजिए, देखिए जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, जब भी आप प्रीपोजिशन लिखते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, ये नाउन होगा। अगर नाउन नहीं है तो आपको पता है प्रोनाउन होता है, नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं हम प्रोनाउन को, राइट, क्योंकि हम नाउन के रिपीटेशन को रिमूव करते हैं। अगर प्रोनाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे जिरंड यूज होता है, और ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होता है हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने लिखा प्रोनाउन, अब जो भी आप प्रोनाउन लिखोगे ये ऑब्जेक्ट बताएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो प्रोनाउन में दो चीजें होती है, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, जैसे शी हो गया, अब यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, ही हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गए, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्टिव केस की बात हो गई। अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, अगर आपको प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट यूज करना हो, तो जैसे ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव केस हो गए। तो यहाँ पर वो उस पे गुस्सा है, वो उससे गुस्सा थी, फॉर फॉरगेटिंग, भूलने की, वो कुछ भूल गया होगा इस वजह से वो गुस्सा है। तो यानी ही इज एंग्री विद हिम, तो ये हिम जो है हमारा प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का, तो याद रखेंगे। अनॉयड विद और अनॉयड बाय, तो ये सेम होता है। अनॉयड विद द, देखिए ही इज अनॉयड विद द कांस्टेंट डिसरप्शन, राइट, ही इज अनॉयड बाय, जब भी आप पर्सन की बात करोगे तो आप इस तरीके से लिख दोगे। तो ये हम अच्छे से और आगे जाके डिटेल में भी इनको दोबारा डील करेंगे। ही इज अनॉयड विद द, अनॉयड विद का मतलब होता है, या अनॉयड बाय का मतलब होता है इरिटेट करना, मतलब यहाँ पर कोई भी दोनों आ सकते हैं। देखिए एंग्री विद और एंग्री एट, मीनिंग क्या आ रहा है, इरिटेशन का, गुस्से का। एनॉयड का मतलब होता है इरिटेट हो जाना किसी से, लेकिन विद कब यूज करेंगे, बाय कब यूज करेंगे, ये आपको और डिटेल में हम आगे चलेंगे। ये हर एक वर्ड के साथ है। एनॉक्शियस अबाउट, एनॉक्शियस फॉर, इसका मतलब होता है चिंता। वरिड, शी इज एनॉक्शियस अबाउट, किसके लिए एनॉक्शियस है, वो अपने एग्जाम के लिए। एप्लीकेबल टू का मतलब होता है रेलेवेंट टू, किसी चीज के रेलेवेंसी रखना, राइट, वो किसके साथ कितना सही। जैसे रूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज, तो ये जो रूल्स हैं ये सभी एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल है, ये सभी एम्प्लॉयज को के ऊपर रेलेवेंट है, ये इनको फॉलो करना है, राइट। अवेयर ऑफ का मतलब होता है कॉन्शियस ऑफ, यानी आप किसी चीज से जागरूक है। जैसे आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्शियस, राइट, कॉन्सिक्वेंसेस, तो क्या आप इसके परिणाम से जागरूक हो कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको क्या हो सकता है, क्या सहना पड़ सकता है, तो आप उससे जागरूक हो, राइट। आर यू अवेयर ऑफ विद दिस, राइट। तो अवेयर के साथ आएगा ऑफ, हमेशा याद रखना, जब भी आप अवेयर यूज करना चाहते हो तो अवेयर के साथ ऑफ करोगे, राइट। बैड एट, बैड एट का मतलब होता है कि नॉट स्किल्ड इन, या किसी चीज में अच्छा नहीं होना। जैसे आई एम बैड एट मैथ्स, यानी मैं मैथ्स के साथ अच्छा नहीं हूँ। जैसे आई एम नॉट गुड इन मैथ्स हो गया, तो गुड इन का मतलब होता है स्किल्ड इन। अब यहाँ पर बैड एट का मतलब होता है कि नॉट स्किल्ड इन, राइट। तो आई एम नॉट स्किल्ड इन, आई एम नॉट गुड इन, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, आई एम बैड एट, राइट। नाउ बोर्ड विद या बोर्ड बाय का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड इन, किसी में रुचि ना लेना या रुचि खो जाना। जैसे ही इज बोर्ड विद द लेक्चर, वो लेक्चर्स के साथ जो लेक्चर की से बोर हो गया। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है हैविंग एबिलिटी, किसी काम को करने की क्षमता। जैसे ही इज कैपेबल ऑफ रनिंग अ मैराथन, तो वो मैराथन, अब बताइए, एक होती है मैराथन और एक होती है हाफ मैराथन। आप इसकी डिस्टेंस बताइएगा कितनी होती है, होमवर्क में लिखना, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, राइट। केयरफुल, केयरफुल विद और केयरफुल अबाउट, यानी इसका मतलब होता है टेकिंग केयर। बी केयरफुल विद दैट ग्लास, तो जैसे ग्लास होते हैं, राइट, तो कांच के साथ बोलते हैं ना कि कांच को संभाल के रखो, तो टेकिंग केयर का मतलब होता है कि थोड़ा संभाल के, केयरफुल, बी केयरफुल विद दैट ग्लास।
क्लेवर एट का मतलब होता है गुड एट समथिंग, जैसे शी इज क्लेवर एट सॉल्विंग पजल्स, तो इसका मतलब है कि शी इज गुड एट सॉल्विंग पजल्स, तो वो पजल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेती है। कमिटेड टू का मतलब होता है डेडिकेटेड टू, राइट, जैसे ही इज कमिटेड टू हिज वर्क, तो वो अपने वर्क के प्रति काफी डेडिकेटेड है, राइट। तो कमिटेड टू भी कमिटेड के साथ भी टू होता है और डेडिकेटेड के साथ भी टू होता है। कंपोज्ड ऑफ और मेड अप ऑफ, याद रखिएगा, मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ दोनों का मीनिंग सेम होता है। यानी अगर कोई हमारा एलिमेंट बना है तो वो किन से बना है, तो उनके पर्टिकुलर हम बात करते हैं किन चीजों से बना। जैसे द कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स, तो जो कमेटी है वो एक्सपर्ट से बनी है, जो यानी कमेटी के अंदर एक्सपर्ट्स लोग हैं, राइट। तो हम वहां पर इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। कंसर्न अबाउट और कंसर्न विद का मतलब है वरीड अबाउट, राइट, जैसे शी इज कंसर्न अबाउट द environment, she's anxious about the environment, anxious with, concern about, concerned with, worried about, ये सब सेम मीनिंग देते हैं। जैसे कॉन्फिडेंट इन और कॉन्फिडेंट अबाउट यानी श्योर ऑफ, किसी चीज को लेके श्योर हो जाना कि हाँ बिल्कुल मैं इसको लेकर फेथ है या बिलीव है। जैसे ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज, राइट, सो ही इज बिलीव इन हिज एबिलिटीज, तो राइट। कंफ्यूज्ड अबाउट और कंफ्यूज्ड बाय का मतलब होता है नॉट क्लियर, राइट, जैसे आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द इंस्ट्रक्शंस, तो यानी जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको क्लियर नहीं थे। कंटेंट विद का मतलब होता है सेटिस्फाइड हो जाना, जैसे कंटेंट विद होता है, राइट, याद रखिएगा कंटेंट विद बहुत ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, आई एम वेरी कंटेंटेड विद दिस, राइट। तो कंटेंट विद का मतलब होता है सेटिस्फाइड, शी इज कंटेंट विद हर रिजल्ट, यानी जो उसका रिजल्ट था वो उससे काफी सेटिस्फाइड थी, राइट। तो इस तरीके के वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना है और इस लेक्चर में हम अपने यहीं तक वर्ड्स को सीखते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम और ज्यादा वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे एग्जामिनर हमसे पूछता है कि कंटेंट के साथ विद आएगा, कंटेंट ऑफ आएगा, कंटेंट बाय आएगा, तो लेकिन आपको पता है कंटेंट के साथ विद आता है। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, तो उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतने ही वर्ड सीखते हैं। थैंक यू सो मच।